चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स होने का दम भरता है और अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी बताते हैं। लेकिन लगता है कि चीन अब इस दोस्ती के पीछे छुपे हुए पाकिस्तान के कूटनीतिक स्वार्थ को समझ गया। शायद यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए बिजली क्षेत्र से जुड़े करीब 170 अरब रुपए के बकाया राशि को माफ करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान अब सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर के नए लोन के लिए गुहार लगा रहा है। चीन से मिले झटके के बाद अब सऊदी के आगे गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान की हालत क्या है, क्या हो गई है, ये देखिए। पाकिस्तान पर अब किसी भी मुल्क को भरोसा नहीं रहा। जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद बताते नहीं थकता, उसी चीन ने अब पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में कई चीनी कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटने का मन बना लिया है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र के 170 अरब रुपए के लेट पेमेंट सरचार्ज और जुर्माने को माफ करने से भी साफ इनकार कर दिया है। मौजूदा समय में पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। मुल्क में लगातार गहराते आर्थिक संकट और महंगाई के कारण आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तानी इस हालत का जिम्मेदार सीधे तौर पर मुल्ला मुनीर की लुटेरी फौज और शहबाज एंड कंपनी को ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान अभी कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने के हालात बन गए हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले चीन ने उसे तगड़ा झटका दिया है। अब चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से नए लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की इकनॉमी पहले से ही रोल ओवर और बेल आउट पैकेजों पर टिकी है। पाकिस्तान के नकारे हुक्मरानों की वजह से ही पाकिस्तान की इकनॉमी लगातार गर्त में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कल तक पानी को लेकर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। इंडिया के एक्शन से उसके होश ठिकाने आ गए। हालत ऐसा सूखा हुआ है कि अब वो यूएन में गुहार लगा रहा है। रो ये रहा है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उधर बलूचिस्तान में पैदा हुए मौजूदा राजनीतिक संकट ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाकर रखी हुई। ऐसे में उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान को बचाएं या पानी का संकट दूर करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सूखे का रोना रो रही है, वहीं पानी छोड़ने पर बाढ़ का भी डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई। देखिए। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े दोहरे संकट से जूझ रहा है। नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड क्या किया, इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। पहले धमकी दी, फिर गुहार लगाया और तब भी बात नहीं बनी तो अब मुनीरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र का रुख कर लिया है। बदहाल पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोके रखा तो उसके 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एक मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसन इकबाल ने कहा कि सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान की लाइफलाइन है। देश की 90% खेती और 30% से ज्यादा बिजली इसी नदी प्रणाली पर टिकी है। पाकिस्तानी मंत्री ने इसे भारत का गैर कानूनी और एक तरफा कदम बताया है। उनका तर्क है कि 1960 की इस संधि में किसी एक देश की तरफ से इसे निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत डेटा जैसे बाढ़ की चेतावनी और पानी के बहाव की जानकारी साझा नहीं कर रहा है और चिनाब नदी पर ऐसी परियोजनाएं बना रहा है जिससे पानी का रुख बदला जा सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब यह संकट सिर्फ पानी रुकने का नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में पानी के सैलाब का भी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भारत ने सलाल और बगलिहार डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। नतीजतन पाकिस्तान के कई जिलों में अचानक बाढ़ का हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है। उधर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो 1948 में ही हार गए थे। पाकिस्तान के किसी होशियार नेता ने कहा था कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। तो अब पाकिस्तान की आवाम उस नेता से पूछ रही है कि भारत ने तो पानी रोक दिया, तुमने क्या किया?
पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि भारत अब सिंधु जल संधि को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वो जब चाहे पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा सकता है। मुनीरलैंड की जनता अब अपने हुक्मरानों से सवाल कर रही है कि आखिर तुमने पिछले 3 दशक में कोई डैम क्यों नहीं बनाया? आतंक की फैक्ट्री खोलने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्यों नहीं किया? पाकिस्तानियों को इस बात की पक्की खबर है कि भारत ने चिनाब नदी पर पानी मोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं भारत एक एक बूंद पानी को न तरसा दे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश जारी किया। आजम खान को प्राधिकरण ने कहा है कि 15 दिन में अवैध निर्माण को हटा लें, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर चला दे। यही नहीं, 10 साल बाद आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की कैद से सड़क को भी मुक्त करा लिया गया। देखिए स्पष्ट। नीले रंग में रंगे इस बड़े से गेट के बाद उन्हीं आजम खान की सल्तनत शुरू होती है, जिसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल है। करीब 300 से ज्यादा एकड़ में फैला एक ऐसा साम्राज्य जिसे देख दुनिया के रईसों को रश्क हो जाएगा। दूर तक हरे भरे खेतों और खाली मैदानों के बीच में खड़ी आलीशान और बुलंद इमारतें, इसे ही जौहर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बाकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बाकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था, और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आजम खान के इसी जौहर पर यूपी सरकार बुलडोजर चलाने वाली है, और क्यों चलाने वाली है सबसे पहले यही जानिए। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतें हैं। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनमें से 38 को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉकों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया था, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर बनाया गया। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में अवैध इमारतें नहीं गिराई गयी तो प्रशासन बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। परमिशन और नक्शा पास होने के दस्तावेज मांगे थे। परिसर के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। केवल 2 ही भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृति पूर्व में जिला पंचायत द्वारा दी गई है। तो इस क्रम में जो 38 अवैध रूप से निर्मित भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण के आदेश कल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर आम रास्ता होने का बोर्ड लगा दिया है। वजह नवभारत संवाददाता अभिषेक राज अपनी रिपोर्ट में बता रही हैं। ये दरअसल आम जनता का रास्ता है। ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है वो मेंटेन की जा रही थी, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोक निर्माण विकास जो रामपुर का है उसने अब यहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो है उसका कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर और मार्ग की जो लागत है वो लगभग 1,71,00,000 रुपए जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और यह आम रास्ता है, उसका ये जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है। यानी सरकारी सड़क को आजम खान ने पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया था। जगह जगह गेट तक बना दिए, और तो और आजम खान ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पुल तक बनवा दिया था ताकि घर से सीधे अपने इस किले तक पहुंच सके। तो सामने भी आप देखिए जो दरवाजा है वो बना दिया गया है, और यहाँ भी जो बाउंड्री है वो करवा दी गई है। बाकायदा जो आजम खान है वो इसी जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहीं पे एक बाकायदा पुल का निर्माण करवाए थे ताकि वो अपने घर से
ठीक इस हिस्से में उतर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी, ये वही वो पुल है जो ठीक जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो आकर खुलता है। इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास की कुछ जमीनें थी, जो सरकारी जमीन थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, एक बिजली विभाग का एक अगर हम कहें तो एक छोटा सा घर, बिजली घर हुआ करता था, उन सबके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का कब्जा हो गया। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति में आजम खान की तूती बोलती थी। रसूख इतना था कि आजम खान की कही बात पत्थर की लकीर बन जाती थी। उसी दौर में आजम खान ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तामीर किया था, जिसमें हेलीपैड से लेकर बड़ी सी मस्जिद भी बनाई। हेलीपैड जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके से बनाया गया था। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी का पिछला हिस्सा है ये, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी जो यूनिवर्सिटी के सामने ये जो मस्जिद है वो भी नजर आएगी। सामने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नजर आएगा, फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपको नजर आएगा। और यही जो है ये सारी इमारतें हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो 2003 में जाना होगा। ये वही साल था जब रामपुर ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में आजम खान के दबदबे की शुरुआत हुई थी। इसी साल आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया और 2005 में ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। तब यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव पूरी कैबिनेट के साथ 18 सितंबर 2005 को रामपुर आए और जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं आज हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी अंदर से कैसा दिखता है और क्या क्या अंदर मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैंक भी नजर आएगा। ये टैंक साल 2018 में इंडियन आर्मी से जौहर यूनिवर्सिटी को मिला था। ये T-55 टैंक है और अगर आप देखेंगे तो चाबुक 1698 इस टैंक के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ ये जो इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं वो बेहद ही ज्यादा बड़ी, विशाल और एक तरीके से हम कहें तो खूबसूरत बनाई गई है। जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो कलर कॉम्बिनेशन इमारतों का देखने को मिलता है, जो सरकारी इमारतें हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लंबी लंबी जो पिलर्स हैं वो आगे दिया गया है। वैसे आजम खान के साम्राज्य के बनने के शुरुआत से ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, लेकिन 2017 के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। जुलाई 2019 में 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई जारी है। 2019 से 2021 तक सरकार ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन को वापस लेना शुरू किया, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। सितंबर 2022 में करोड़ों की सफाई मशीनें यूनिवर्सिटी की जमीन में दबी मिली। 2023 में ईडी की रेड में 60 करोड़ के बजाय 800 करोड़ के खर्च का खुलासा हुआ। अप्रैल 2024 में आजम खान, उनके पत्नी और बेटे समेत 13 अन्य लोगों पर अलीगंज के किसानों की जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय किए गए। जुलाई 2024 में रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया और 2 इमारतों को सील कर दिया। और अब यूनिवर्सिटी की 38 अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, तो समाजवादी पार्टी कहां खामोश रहती। अखिलेश यादव की इस पोस्ट को देखिए, लिखते हैं कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है और पूछते हैं कि बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैध भवनों को कब ढहाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थम गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थम गया है, सवाल इस बात का है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर एक्शन को राम मंदिर से ध्यान भटकाने वाला बताया। तो देखिए, पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। ये भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन चोरी और पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये सब लूट किया है। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, कभी केजीएमयू में नॉनवेज बंद कराएंगे। बात मुसलमानों की हो तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहां खामोश रहने वाली थी। वैसे ओवैसी की पार्टी के निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे। आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानून का दुरुपयोग होता है, अखिलेश यादव जी ना कोई बयान जारी करते हैं, ना आंदोलन की बात करते हैं। अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। यूपी में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक सभी 403 सीटों पर ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी करीब 10 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन और कांग्रेस के सभी सीटों पर दावे से क्या समाजवादी पार्टी के सामने सियासी संकट खड़ा हो सकता है? इस सवाल का जवाब वक्त के साथ मिल पाएगा। रामपुर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।